अभी तक हमने देखा कि ये मियाँ डायरेक्ट रूनिंग को किस कर लेता है, मगर जब जैसे ही उसे होश आया तो वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा था। साथ ही रूनिंग भी शॉक हुई थी और फिर अब ये मियाँ जल्दी से अपने रूम आ जाता है, लेकिन यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दिया, यानी इतना ज़्यादा खुश कि अजीब वो गरीब हरकतें करने लगा, जिसको ये सब करते हुए चैनमो हैरानी से देख रहा है और समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इसे हो क्या गया। कि तभी अचानक ये मियाँ ने चैनमो का फेस पकड़ लिया, उसको रूनिंग समझते हुए। तो तब बेचारे चैनमो की क्या हालत हुई वो तो हम सभी देख ही सकते हैं। मगर इस बार भी वही स्टूडेंट आ गया जो कि हमेशा गलत टाइम पे आता है, जो कि इन दोनों को ऐसी पोजीशन में देख एक बार फिर इन दोनों को गलत समझने लगा। अब नेक्स्ट डे आज रात होने वाली परफॉर्मेंस से पहले सभी को समझाया जा रहा था कि किसी को भी कोई मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि सभी डायरेक्टर्स और प्रोफेसर डिसाइड करेंगे कि सभी के रोल्स ठीक हैं भी कि नहीं। तो तब इस चीज़ के लिए वो सभी मान गए कि वो सभी अपना बेस्ट देंगे, लेकिन रूनिंग ये मियाँ के ख्यालों में खोई हुई है, यानी उसे बार बार ये मियाँ की किस याद आ रही थी। कैटी ने रूनिंग को सूप दिया ये बताकर कि इसे प्लीज़ चैनमो को दे आओ, क्योंकि इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। तो तब रूनिंग स्टेज पर चैनमो को ढूंढने लगी कि तभी सीनियर ने रूनिंग को टोका कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, यानी तुम अभी भी शैन के केस की सस्पेक्ट हो, इसलिए ऐसे ही ईजिली यहाँ वहाँ नहीं घूम सकती। तो तब रूनिंग सीनियर की ही टोन में उन्हें आंसर देने लगी और साथ ही ये भी बोली कि मैं यहाँ बस चैन को ये सूप देने आई हूँ। और रही बात मेरे यहाँ घूमने की, तो मेरी मॉम ने कॉस्ट्यूम्स के लिए अपनी साइड से पे किया है, इसलिए मैं बस उसी का रिकॉर्ड रजिस्टर में ऐड करवाने आई थी। और फिर जब जैसे ही चैनमो के पास जाने लगी कि तभी शैन ने पूछा कि आखिर तुम्हें किस बात का घमंड है, उन पैसों का जो तुम्हारे पेरेंट्स के हैं? रूनिंग पूछने लगी मतलब। तो तब शैन कहती है कि जिन 40 कॉस्ट्यूम्स के पैसे तुम्हारी मॉम ने दिए हैं, क्या तुम उस चीज़ का घमंड कर रही हो? रूनिंग बोली घमंड किस बात का, वो सिर्फ 40 कॉस्ट्यूम्स ही तो हैं। तो तब सीनियर बोली कि तुम जैसे अमीरों के लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए है, क्योंकि इतने पैसे कमाना भी बहुत मुश्किल होता है। तुमने कभी हार्ड वर्क नहीं किया, इसलिए तुम कभी इस बात को समझ नहीं पाओगी। तो तब रूनिंग इतना सब सुनने के बाद बोल देती है कि मैं भी पैसे कमा सकती हूँ। तो तब शैन ने बोला ठीक है, तो फिर तुम एक ही दिन में 1000 रुपये कमा कर दिखाओ। अगर तुम आज में इतने पैसे कमा कर दिखा दोगी तो तुम उस स्लैप का बदला मुझसे ले सकती हो जो कि मैंने तुम्हें सभी के सामने मारा था। तो तब रूनिंग कहती है कि ठीक है, और अगर मैं हारी तो तुम दोबारा मुझे थप्पड़ मार लेना। तो ये सुन शैन खुश हो गई, क्योंकि उसे पता है कि रूनिंग कभी एक दिन में 1000 रुपये नहीं कमा सकती, बट रूनिंग को खुद पर पूरा विश्वास था। फिर बस देखते ही देखते ये बात पूरे कॉलेज में फैल गई, यहाँ तक कि चैनमो ने इस बारे में ये मियाँ को भी बताया, तो वो भी इस बात को सुन हैरान रह जाता है, जो कि आज रूनिंग को ऑफिशियली प्रपोज करने के लिए फ्लावर्स बाय करने आया हुआ था। तो वहीं जब ये बात येलिन को पता चली तो उसने शैन से बात की कि तुम आखिर क्यों रूनिंग से इतनी नफरत करती हो। तो तब शैन कहती है कि क्यों, क्या हुआ, यानी क्या तुम्हें डर लग रहा है कि अगर रूनिंग हार गई और मैंने उसे फिर से सभी के सामने थप्पड़ मारा तो लोग उसके बारे में क्या बोलेंगे? जिस पर येलिन आंसर देता है कि नहीं, ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं, यानी मुझे पूरा विश्वास है कि रूनिंग जीतेगी। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि रूनिंग स्टॉल लगाकर स्ट्रीट फूड बेच रही है, जिसको ढूंढते ढूंढते ये मियाँ भी वहाँ पहुँच गया। और जब जैसे देखता है कि अब ये मुझसे भी यही सब कराएगी, इसलिए वो तभी वहाँ से जाने लगा, बट रूनिंग उसे जाने ही नहीं देती, बल्कि कहती है कि तुमने मुझे कल विदाउट परमिशन किस की, इसलिए अब एज ए पनिशमेंट तुमको मेरी हेल्प करानी होगी। तो फिर तब ये मियाँ को मानना ही पड़ा। अब ये दोनों फूड बेचने के लिए रेडी हैं, लेकिन कोई भी इनके स्टॉल पर आ ही नहीं रहा था, इसलिए ये दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर सभी कस्टमर्स को अपने पास बुलाने लगे, जिसके बाद इनकी अच्छी खासी बिक्री हुई, जिस सब की रूनिंग ने वीडियो भी रिकॉर्ड की, ताकि कोई बाद में नहीं बोल सके कि रूनिंग ने हार्ड वर्क नहीं किया है। और वहीं चैनमो जब जैसे कैटी के हाथ का बना सूप पीने बैठा, लेकिन वो बिल्कुल ख़राब था, इसलिए जब वो बाहर आया और कैटी पूछने लगी कि तुम्हें मेरा सूप पसंद आया कि नहीं,
तो तब चैनमो ईमानदारी से बताता है कि सूप एकदम बेकार था, तुम्हें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ये सुन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद अब हमें रूनिंग और येमियो दिखाए गए जो कि बहुत बुरी तरह थक चुके थे चिल्ला चिल्ला कर। जहाँ रूनिंग पैसे काउंट कर रही है कि तभी बताती है कि ये तो सिर्फ 500 रुपीज़ हैं, यानी अभी हमें 500 और कलेक्ट करने होंगे। बाय द वे टाइम निकलता जा रहा था कि तभी रूनिंग को एक आइडिया आया और वो तभी स्पीकर ले आई और येमियाओ से उसमें साथ में वॉइस रिकॉर्ड करने को बोलने लगी। येमियाओ पहले तो मान नहीं रहा था, लेकिन जब जैसी रूनिंग ने उसे अपने पास खींचा ज़बरदस्ती रिकॉर्डिंग के लिए तो तब वो मान गया। एंड देन रिकॉर्डिंग के बाद ये उस स्पीकर को ऑन करके रख देते हैं जिसके अंदर से काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही थी। और बस फिर देखते ही देखते एक बार फिर कस्टमर्स की भीड़ इनके स्टॉल पर आ गई। जिसके बाद अब जब फिर से पैसों को काउंट किया गया तो वो फाइनली पूरे थे, इसलिए रूनिंग ने डायरेक्ट येमियाओ को हक कर लिया। रात में परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली थी, इसलिए दोनों बचे हुए फूड को लेकर तुरंत वहां से चले गए। जिसके बाद अब हम सभी प्रोफेसर्स एंड डायरेक्टर्स को देखते हैं जो कि परफॉर्मेंस देखने आए हुए हैं। एंड देन फाइनली शो को स्टार्ट किया गया जहां येलिन अपना बेस्ट दे रहा है, तो वहीं चैन भी स्टेज पर आई, लेकिन उसकी एक्टिंग ज़्यादा कुछ खास लोगों को पसंद नहीं आई क्योंकि वह स्माइल नहीं कर रही है। कि तभी येमियाओ और रूनिंग ये दोनों भी भागते हुए वहां आ गए और तुरंत कैटी के पास आकर बैठ गए, जहां रूनिंग ने सब बता दिया कि हम स्ट्रीट फूड बेचकर आए हैं इस स्पीकर की हेल्प से। तो तब कैटी हैरान होने लगी कि क्या सच में तुम दोनों का स्ट्रीट बिजनेस इतना अच्छा चला। मगर तभी रूनिंग को याद आया कि ओ नो, अब भी 100 रुपीज़ कम है, यानी मैंने हिसाब में गड़बड़ी कर दी है। तो तब येमियाओ भी परेशान हुआ कि क्या अब रूनिंग सच में शैन की साइड से थप्पड़ खाने वाली है। कि तभी सोने पे सुहागा कैटी ने गलती से स्पीकर ऑन कर डाला, जिस वजह से ये जो रिकॉर्डिंग में स्ट्रीट फूड बेच रहे थे उसकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंजने लगी। इसलिए सभी लोग शॉक रह गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो वहीं शैन की परफॉर्मेंस भी खराब हो जाती है, इसलिए शो को रोक दिया गया। रूनिंग एंड येमियाओ ने जैसे तैसे म्यूजिक को स्टॉप किया, बट जब पूछा जाने लगा कि आखिर किसने ये सब करा है तो वो दोनों छुप गए, यानी बिल्कुल भी उठने की हिम्मत नहीं कर पाए। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 11 यहीं पर एंड हो जाता है।